माँ, पापा जी कहाँ हैं? अभिजीत सुबह उठते ही पूछा। अरे बेटा, तेरे पापा यहीं पास में गार्डन में ही गए होंगे। माँ, मैंने कल आपको बताया था ना कि मैं पापा को चेकअप के लिए लेके जाऊंगा। क्या आपने पापा को ये बात नहीं बताई? बताया था, पर तेरे पापा बोले मैं चला जाऊंगा, उसको अपने ऑफिस जाने दो। नहीं माँ, मैं पापा जी के साथ ही जाऊंगा। पिछली बार आपने देखा नहीं, जब पापा जी चेकअप के लिए गए थे तो वहीं पर उनको चक्कर आ गया था। भूखे प्यासे पूरा दिन बैठे थे। मैं इस बार पापा को चेकअप करवा के घर छोड़ दूंगा, उसके बाद ही ऑफिस जाऊंगा। इतने में पापा जी घर आते हैं। पापा जी, आप जल्दी तैयार हो जाइए, मैं आपको चेकअप के लिए लेके जाऊंगा, इसीलिए तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ हाँ अभिजीत बेटा, कल तेरी मम्मी ने मुझे बताया, लेकिन मैंने तेरी माँ से बोला था ना कि मैं चला जाऊंगा। नहीं पापा जी, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जल्दी से चलिए। थोड़ा टाइम बाद दोनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं। अभिजीत अंदर जाकर पूछता है, डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? मेरे पापा जी ठीक है ना? अभी पिछली 15 दिन पहले मेरे पापा को चक्कर आ गया था इसी हॉस्पिटल में। अभिजीत, तुम्हारे पापा की थोड़ी टेंशन की बात है, दवाइयाँ टाइम से खिलाओ। इनकी बीपी जो है हमेशा मतलब हाई रहती है, तो थोड़ा तो ध्यान दो, और इनका खाने पीने में भी थोड़ा ध्यान दो। लगता है टाइम से खाना पीना भी नहीं खाते, बहुत कमज़ोरी हो गई है। मैं बाकी की ब्लड टेस्ट आने पर तुमको फ़ोन करता हूँ, उसके बाद मैं और सारी जानकारी देता हूँ। जब तक के लिए कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, तुम अपने पापा को देखते रहना। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। अभिजीत पापा को घर लाकर छोड़ता है और ऑफिस चला जाता है। 3 दिन के बाद पापा की रिपोर्ट आती है। डॉक्टर का फ़ोन आता है, अभिजीत तुम्हारे पापा की रिपोर्ट आ गई है, तुम आकर ले जाओ। ओके डॉक्टर साहब, मैं ऑफिस से लौटते वक्त आपकी क्लिनिक में आके पापा की रिपोर्ट ले लूँगा। शाम को अभिजीत डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेने जाता है। डॉक्टर, सर ये बताइए, मेरे पापा को कोई ख़ास बीमारी तो नहीं निकली है ना? बस उनकी उम्र की बीमारी होगी। नहीं अभिजीत, इस बार तुमको दिल थाम के सुनना पड़ेगा। तुम्हारे पापा को कैंसर हो गया है, वो भी लास्ट स्टेज पर चल रहा है। क्या क्या बात, क्या बोल रहे हैं सर? क्या हुआ मेरे पापा को? कैंसर? लेकिन हम लोगों को तो कुछ पता भी नहीं चला। नहीं बेटा अभिजीत, पता नहीं चलता, तभी तो तुम्हारे पापा को चक्कर आ जाता था, और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है और लास्ट स्टेज पर चल रहा है, तीसरे लेवल पर आ गया है। अब क्या होगा? वैसे भी साइंस ने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है। पैसे की चिंता ना करें आप, जितना पैसा हो सकेगा मैं अपने पापा के दवाई में उतना कोशिश करूँगा। मैं रातों दिन मेहनत करूँगा और अपने पापा को ठीक करूँगा। आप मेरे पापा की पूरी दवाइयाँ कीजिए, उन्हें ठीक कीजिए। मेरे पापा ने अभी तक सुख देखा नहीं। मेरे पापा बचपन से लेके जब से मैं जन्म लिया, जब से मैं यही देख रहा हूँ कि मेरे पापा रातों दिन मेहनत करके ही घर चला रहे हैं। अभी तो मैं कुछ कमाने लगा हूँ, तो मेरे पापा का सुख का दिन आए हैं। अभी पिछले साल तो हमारी बहन की शादी हुई है, तो उसके बाद से हमारे पापा थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं। अभी तो मेरी शादी की खुशी उनको देखना बाकी है। हाँ हाँ अभिजीत, जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारा मन है, तुम्हारी माया है, तुम्हारी ममता है तुम्हारे पापा के लिए, लेकिन अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो अभिजीत, तुम्हारे पापा के पास अब सिर्फ 6 महीने टाइम है। डॉक्टर इस तरह से बोले। नहीं नहीं सर, मेरे पापा के पास 6 महीने टाइम है, तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कहते हैं कि जितना हो सके अपने पापा को खुश रखो, उनकी खुशियों का पूरा ध्यान रखो। उन्हें कोई शौक जैसी बातें नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो उनकी अचानक से तबीयत खराब हो सकती है। अभिजीत वहाँ से निकलकर घर में आता है। तभी पापा पूछते, क्या हुआ अभिजीत, हाथ में क्या है? पापा जी आपकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट आ गई है, कोई ऐसे मतलब बात तो नहीं है ना ज़्यादा? नहीं नहीं पापा जी, कुछ खास नहीं है, बस आपको यही उम्र की बीमारी है। ठीक है। इतना कहकर अभिजीत अपने कमरे में चला जाता है। माँ बोलती है, अभिजीत बेटा खाना तैयार है, आओ खा लो। नहीं माँ, मैं शाम को
सारिका के साथ किसी होटल में बैठा था, वहीं पर हम दोनों ने खाना खा लिया है। तुम और पापा जी खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है अभी। इतना कहकर अभिजीत अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है और अंदर अपने बेड में बहुत रोता है। इतना रोता है, उसे सारी चीज़ें अपने पापा की याद आती हैं। भला कोई अपने को जब पता चल जाए कि वो मेरे 6 महीने बाद छोड़ के जाने वाला है, तो कैसा लगता है, कैसे अपने दिल में पहुंचता है कि मेरे कोई अपने मुझे छोड़ के चले जाएंगे, और वो भी कोई अपने पिता के बारे में ऐसा सुन ले, कोई माँ के बारे में। ऐसा 6 महीने पहले सूचना कभी किसी माँ बाप को या कि औलाद को भगवान कभी नहीं देना। कभी ऐसा दर्द मत दिखाना। कुछ टाइम के बाद अभिजीत सारिका को कॉल करता है। सारिका, कैसी हो? अभिजीत, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा 2-3 दिनों से फ़ोन नहीं आ रहा, कोई खबर नहीं ले रहे हो। सारिका, मैं पापा की बीमारी को लेकर थोड़ा परेशान हो गया था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुमसे कल ऑफिस जाने के टाइम में ही मिलूँगा और तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ कुछ। हाँ हाँ, आ जाओ, वही कैफ़े में मिलते हैं जहाँ हम दोनों कॉफ़ी पिया करते हैं साथ में। दूसरे दिन सुबह अभिजीत बिना चाय नाश्ता किए ही निकल जाता है। जाकर वहाँ कैफ़े में बैठता है। तभी थोड़े टाइम के बाद सारिका आ जाती है। सारिका से बहुत ही उदास मन से कहता है, सारिका, मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं बहुत टूट चुका हूँ। मेरे पापा की अभी जो कैंसर की बीमारी है लास्ट स्टेज पर आ गई है। कल ही मुझे पता चला कि पापा को कैंसर है। मेरा तो सब कुछ लूट गया है। मैं बिल्कुल अभी इस हालात में नहीं हूँ कि किसी से अच्छे से बात कर सकूँ या हंसूँ। सारिका कहती, तुमने सुबह से कुछ खाया? नहीं सारिका, मेरा तो कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता। सारिका चाय ऑर्डर करती है बिस्किट के साथ। दोनों साथ में चाय बिस्किट खाते हैं। फिर सारिका कहती है कि बहन की शादी को हो गया, अब हमारी भी शादी हो जाती तो तुम्हारे पापा को भी ये दिन देखने पड़ते। अभिजीत कहता है, नहीं सारिका, इस हालात में मैं अभी कैसे कर पाऊँगा। मुझे अपने पापा की दवाइयों के लिए पैसे जो इकट्ठे करने हैं, और अभी पिछले साल तो मेरी बहन की शादी हुई है, उसके ही कुछ पैसे उधारी के भी बाकी हैं जो मुझे ही देने हैं। अब पापा की तो ऐसी हालात रही नहीं। आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है, लगता है मैं घर चला जाऊं, लेकिन घर जाकर मम्मी को क्या बताऊंगा। फिर भी मैं ऑफिस जाता हूं। सारिका घर चली जाती है। अभिजीत ऑफिस जाता है। ऑफिस में अभिजीत का बिल्कुल काम करने का मन नहीं लगता। फिर भी उदास मन से अभिजीत ऑफिस में काम करता है। लौटते वक्त फिर सारिका को कॉल करता है कि सारिका, तुम आओगी? सारिका कहती है कि अभी नहीं अभिजीत, अभी सुबह में ही तो मिले थे, शाम को मिलते हैं। इधर सारिका जब अपनी मम्मी से सारी बात बताती है और उसके पापा भी वहीं होते हैं, तो कहती है कि पापा, अभिजीत के पापा को कैंसर हो गया है, 3 लेवल पर चल रहा है। अब क्या होगा, अब पता नहीं कैसे होगा। अभिजीत के पापा कहते हैं, बड़ा दर्दनाक समय चल रहा है अभिजीत के ऊपर। इस टाइम पर सारिका तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अभिजीत तुम्हारा एक अच्छा दोस्त भी है, तुम उसको साहस देना, धैर्य बढ़ाना, उसकी हिम्मत कमज़ोर ना पड़ने पाए। ठीक है पापा। सारिका के माँ गुस्से में भड़क कर बोलती है, हाँ हाँ, बस मेरी बेटी का यही काम है कि दूसरों को साहस देना, धैर्य बढ़ाना। अभिजीत और सारिका का रिश्ता 4 सालों से चल रहा है, पूरे समाज में फैल चुका है। आखिरकार हम लोग पिछले साल ही शादी के लिए तैयार थे, लेकिन अभिजीत ने यह कहकर टाल दिया कि पहले बहन की शादी कर दे। एक ही साथ दोनों भाई बहन की हो जाती तो क्या होता, लेकिन अभिजीत ने एक ना सुनी और अब इस साल वो अपने पापा की बीमारी का बहाना लेके बैठ गया। मुझे तो अब अभिजीत पर खोट नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभिजीत शादी करने वाला है तुमसे। तुम अपनी भविष्य के बारे में कुछ सोच रही हो, कुछ देखोगी। यही हाल रहा तो अभिजीत तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। अब तो और नहीं करेगा, अब तो उसे बीमारी का बहाना मिल गया है। सारिका को गुस्सा आया। माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? अभिजीत ये टाइम पर कितने मुसीबत में है और आप अभिजीत के बारे में ऐसा बोल रही हो। हाँ सारिका बेटा, मैं जो बोल रही हूँ ठीक बोल रही हूँ। मैं एक औरत हूँ, औरत के साथ हमेशा ही ऐसा होता है। तुमको अभिजीत इमोशनल कर देता है,
तुम अभिजीत की जगह रहकर सोचो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होता तो क्या अभिजीत तुम्हारा इंतज़ार करता? कभी नहीं करता। तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम एक लड़की हो, और लड़कियों के हिस्से में सिर्फ इंतज़ार और जुदाई ही आती है। तुम देख लेना, एक दिन तुम ज़रूर पछताओगी। सारिका ये बातें सुनकर अपने कमरे में चली जाती है, और अब तो वो माँ के बारे में भी सोचने लगती है कि माँ जो बातें कह रही थी वो भी कहीं न कहीं तो ठीक ही है। 4 साल से हमारा रिश्ता चल रहा है, और जब भी मैं शादी की बातें करती हूँ अभिजीत कुछ न कुछ बहाना लगा के शादी आगे टाल देता है। क्या बात है, अभिजीत शादी करेगा भी कि नहीं मुझसे? इस तरह से कस्म में रात गुजर गई। रात भर अच्छे से सारिका को नींद नहीं आई। दूसरे दिन सारिका अभिजीत को मिलने के लिए फ़ोन करती है। अभिजीत उसी कैफ़े में आता है और बोलती है कि अभिजीत, अब तो हमारी शादी का लगता है कि नहीं हो पाएगा और निकल जाएगा। क्या है, मैं तो कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। अभिजीत कहता है, सारिका कैसी बात कर रही हो? तुम शादी की बात करने के लिए बुलाई हो, मुझे लगा कि तुम मेरा दर्द बांटने के लिए बुलाए हो। वो बात नहीं है अभिजीत, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। बताओ कैसी कब ज़रूरत है, इसीलिए तुम्हें कहती हूँ कि तुम शादी कर लो, हम दोनों साथ में रह के पापा का ध्यान रखेंगे। लेकिन तुम बात को मानते ही नहीं हो ना। नहीं सारिका, अभी हमारा बजट नहीं है, शादी में बिजी हो जाएंगे तो पापा की बीमारी में ध्यान नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं अभिजीत, तुम जैसा उचित समझो, जैसा रहेगा फ़ोन पर बातें करते रहना। अभिजीत ऑफिस चला जाता है। सारिका घर आती है, माँ से बताती है कि माँ मैंने बात तो किया, लेकिन अभिजीत वही बोल रहा है कि अगर शादी का देखेंगे तो पापा की बीमारी से ध्यान हट जाएगा, अच्छी तरह से उनका ध्यान नहीं दे पाएंगे। सारिका की माँ कहती है कि मैं तुझे वही बता रही हूँ बेटी, तू मेरा एक काम कर, तू अभिजीत से बोल दे कि अगर अब 15 दिन के अंदर अभिजीत शादी नहीं करता तो फिर तू शादी नहीं करेगी। अब तुझे किस तरह से बोलना है वो बात तू आजमा ले, देख ले। अगर 15 दिन में तुझे अभिजीत पसंद करता होगा तो किसी न किसी तरह से वो शादी ज़रूर करेगा, और अगर उसके दिल में खोट है तो देख लेना वो शादी के लिए ना बोल देगा। सारिका के दिमाग में भी ये बात बैठ जाती है। उधर सारिका के पापा कहते हैं, सारिका तेरी ज़िंदगी है और तुझे बिताना है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि तू अभिजीत को समझ। अभिजीत इस टाइम पर बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है, ऐसी शर्तें तो उस लड़के के साथ मत रख, बाद में पछताएगी। सारिका की माँ कहती है, तुम मर्द जातों को तो यही है, लड़कियों को हमेशा दबा के रखते हो। पछताएगी? क्या पछताएगी, उसकी परीक्षा ही तो ले रही है, कौन सा उसका गला घोटने जा रही है। सारिका के पापा माँ बेटी के सामने हार गए, कुछ ना बोल पाए। दूसरे दिन सारिका ऑफिस में फ़ोन लगाकर अभिजीत से कहती है, सुनो अभिजीत, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ सारिका, मिलते हैं ना शाम को उसी कैफ़े में, तो फिर बात कर लेंगे। नहीं अभिजीत, तुम अभी बात कर लो, जब सामने होते हो ना तो मैं कुछ बोल नहीं पाती, तुम्हारी बात ही सुनती रहती हूँ। तो ठीक है सारिका, बोलो। देखो अभिजीत, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो 15 दिन के अंदर शादी कर लो, नहीं तो फिर मैं अपना प्रमोशन लेकर कनाडा जाऊंगी, फिर हमारा 3 साल के लिए ब्रेकअप हो जाएगा। अब जब मैं 3 साल बाद ही लौटूंगी तभी कुछ सोचूंगी। अभिजीत के कानों में तो ऐसे लग रहा है जैसे सारी दुनिया की आवाज़ एक साथ भन्ना गई हो। उसका दिमाग काम ही कर रहा था। उसने कहा, सारिका कैसी बात कर रही हो, तुम ही तो थी जिसके साथ मैं अपना सब कुछ सुख दुख बांट सकता हूँ, छुपा थोड़ी ना है। मैंने तो सब कुछ तुमको बता दिया, फिर तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। शादी हमारी एक सिर्फ रीति रिवाज बची है, हमारे आत्मा का मिलन तो हो चुका है, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है अभिजीत। सारिका ने कहा, तुम बताओ, अगर ऐसा है तुम अपने घर में जाओ और मुझे 3 दिन में सब कुछ जवाब चाहिए, तुम 15 दिन के अंदर शादी कर रहे हो कि नहीं। इतना कहकर सारिका ने फ़ोन काट दिया। अभिजीत का मन ऑफिस में अब कैसे लगे, एक तरफ पापा बीमार हैं,
दूसरी तरफ सारिका ने इस तरह से शर्त रख दिया। अब तो अभिजीत बिल्कुल चलता था, तो उसका शरीर ऐसे लग रहा था कि मैं हवा में चल रहा हूँ कि ज़मीन में। उसकी हालत इस टाइम पर कोई नहीं समझ सकता था। माँ को बताया नहीं था, पापा को बताया नहीं था बीमारी के बारे में। एक सारिका ही तो थी जिसके साथ वो अपना दर्द बांट रहा था, लेकिन सारिका ने भी इस तरह से धोखा दे दिया। अभिजीत कुछ नहीं बता पाया, घर चला गया। इधर पापा के देख रेख में वो रहने लगा। ऐसे करके एक हफ्ते बीत गया। अक्सर होता है कि कोई भी तकलीफ़ रहती है, लेकिन जब हम उसे हफ्ते 15 दिन के लिए टाइम बीतता है तो थोड़ा दिमाग से कम हो जाता है। उसके दवाइयों पर अभिजीत ध्यान देने लगा और ऑफिस आना जाना चालू रहा। सारिका का 2 दिन के बाद फ़ोन आया। अभिजीत ने फ़ोन नहीं उठाया तो सारिका की माँ ने पूछा, क्या बात है सारिका, अभिजीत फ़ोन नहीं उठा रहा? हाँ मम्मी, पता नहीं क्यों अभिजीत मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। मैं आज उसे 2 दिन का टाइम दी थी, लेकिन आज 2 दिन पूरा हो गया, तीसरा दिन है, फिर भी वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। पता नहीं उसके मन में क्या है। सारिका की माँ भड़क कर कहती है, मैंने तुझे बताया था ना सारिका कि अभिजीत तुझसे शादी करने वाला नहीं है। 4 सालों से वो तुझे झूठी आशा देकर भरोसा दिलाए रखा है। सारिका को बहुत गुस्सा आता है। सारिका बोलती है, मम्मी कल मैं कनाडा जा रही हूँ। सारिका कनाडा पहुँचकर जो उसका सिम था उसे भी वो चेंज कर देती है। अब सारिका वहाँ पर अपने काम में बिजी हो जाती है। इस तरीके से सारिका को 6 महीने कनाडा में हो जाता है। 6 महीने के बाद उसकी सहेली दिव्या का फ़ोन आता है। अरे सारिका, तू तो कनाडा जाने के बाद बिल्कुल भूल ही गई, तुमने तो मुझे फ़ोन भी नहीं किया। हाँ, तुमको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारे पापा के पास से नंबर मिला है। मेरी शादी है 3 दिनों के बाद, तुम्हें जल्दी से जल्दी आना है। और हाँ, अगर तुम मेरी शादी में नहीं आई सारिका, तो ध्यान रखना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। क्या बात है दिव्या, ऐसा क्यों बोल रही हो? तेरी शादी में मैं नहीं आऊँ? तू ही तो एक मेरी सहेली है जिससे मैं अपना सारा सब कुछ शेयर किया करती थी बचपन से लेके आज तक, और मैं तेरी शादी में नहीं आऊँगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। सुन ना काव्य यार, मेरा मन भी बहुत बेचैन था गांव आने के लिए, मम्मी पापा से मिलने के लिए। अच्छा हुआ तूने शादी का बहाना बता दिया। मैं कब से सोच रही थी कि अब मैं जाऊँ, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। हाँ, तो फिर ठीक है, शादी में ही मिलते हैं। इतना कहकर दिव्या फ़ोन रख देती है। शाम को तैयारी करके दूसरे दिन सारिका अपने घर आ जाती है। अपने पापा को और मम्मी को स्टेशन में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दौड़कर अपने मम्मी पापा को गले लगाती है और कहती है, कितने दिनों के बाद आप दोनों से मिल रही हूँ पापा मम्मी। घर जाकर मम्मी कहती है, मेरी बेटी कितनी पतली हो गई है। अरे नहीं मम्मी, जैसी थी वैसे ही हूँ। नहीं, तुझे क्या मालूम, वहाँ खाना वाना नहीं मिलता था क्या? मिलता था ना मम्मी, लेकिन तुम्हारे हाथों का कहाँ मिलेगा। अच्छा ठीक है, तेरे जाने से पहले मैं इतना सब कुछ बनाऊंगी, खिलाऊंगी, तुझे पहले जैसे हट्टी कट्टी कर दूंगी। अभी तो आई हूँ मम्मी, फिर जाने की बात करने लगी। अपनों से दूर रहकर कैसे दिन गुजरता है वो मुझसे पूछो। मुझे तुम दोनों के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पापा, मैंने आपको भी बहुत मिस किया वहाँ। इस तरह से सारिका अपने मम्मी पापा से बातें करती है। दूसरे दिन सारिका सुबह ही अपनी सहेली को कॉल करके बोलती है कि अभी किधर है। सहेली बताती है कि मैं अभी पार्लर में आई हूँ। तो सारिका कहती है, मैं आ गई हूँ अपने शहर में, और शाम को हम लोग शादी में ही मिलते हैं। सारिका शाम को जाती है अपनी सहेली के शादी में। स्टेज पर से सारिका जब वापस आने लगती है तो देखती है कि उसे अभिजीत वहीं पर दिखता है, लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि दिव्या ने उसे कुछ बताया नहीं था। वो आवाज़ देती, अभिजीत अभिजीत। अभिजीत पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे जाती है, अभिजीत रुको रुको अभिजीत। लेकिन अभिजीत एक कार में बैठकर निकल जाता है। सारिका वहाँ पर खड़े कुछ देर तक देखती रहती है, फिर वापस आती है और अपनी सहेली दिव्या से बात करती है। दिव्या, तुमने अभिजीत को भी बुलाया था? हाँ यार, बुलाया था। तो
तो फिर तुम मुझे बताई क्यों नहीं, और अभिजीत मुझे इग्नोर क्यों कर रहा था? वो तो मुझे नहीं पता सारिका, लेकिन मुझे इतना पता है कि अभिजीत अब किसी से बात नहीं करता ज़्यादा। तुम मुझे अभिजीत का नंबर दो ना। दिव्या कहती है, सारिका मेरे पास अभिजीत का नंबर नहीं है, और सुनना अभी मैं स्टेज पर बैठी हूँ, इस तरह से बहुत सारे मेहमान मुझसे मिलने के लिए लाइन पर हैं, मैं स्टेज से नीचे आकर ही तुझसे बात करती हूँ। नहीं नहीं, मैं इतना ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं कर पाऊँगी दिव्या, मैं कॉल में ही तुझसे बात करती हूँ। ओके, पापा मम्मी के साथ आई हूँ और अब मैं घर भी जाऊँगी। इस तरह से कहकर सारिका घर आ जाती है और घर आकर शाम को बात करती है कि दिव्या अभी तो नंबर दे। दिव्या बोलती है कि मैंने जिस नंबर से कॉल किया था वो नंबर अभी लग नहीं रहा था, मैंने बहुत ट्राई किया। और एक बात और है सारिका, मैं तुझे बता रही हूँ, वैसे तो अभिजीत ने मुझे कुछ भी बताने से मना किया है, लेकिन तुझे पता है क्या, अभिजीत बेंगलोर शिफ्ट हो गया है। तेरे जाने के बाद ही बहुत जल्दी शिफ्ट हो गया था। मुझे कैसे पता होगा दिव्या, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तो चल ठीक है सारिका, और भी जो मुझे जानकारी मिलेगी मैं तुझे बता दूंगी, फ़िलहाल तो मुझे इतना ही पता है। इतना कहकर दिव्या फ़ोन रख देती है। सारिका की मम्मी किचन में थी। सारिका पापा के पास जाकर कहती, पापा मुझे वहाँ दिव्या की शादी में अभिजीत मिला था, उसने देखकर मुझे इग्नोर किया। तो आप कुछ जानते हैं क्या अभिजीत के बारे में? वो लोग बेंगलोर कब चले गए? हाँ सारिका, मैं जानता हूँ। वो तुझे इग्नोर क्यों ना करे? तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर उसके साथ जैसा सलूक किया है ना, ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं करता। आखिर तुम दोनों का अभिजीत ने इतना ज़्यादा क्या बुरा किया था जो तुम दोनों ने ऐसा किया? तुझे पता है, जब तूने अभिजीत को 2 दिन का टाइम दिया था कि मुझे 2 दिन के बाद कॉल करके बताओ कि मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो कि नहीं, तुमने 15 दिन का टाइम दिया था, लेकिन उसी 2 दिन में अभिजीत के पापा इस दुनिया से चले गए। अभिजीत के पापा की अचानक से तबीयत खराब हुई। अभिजीत अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट था और उसके पास फ़ोन नहीं था। उसके पास हालात थी कि वो शादी की बात करे। और उसी दौरान जब वो 13वीं का कार्ड मेरे घर पे देने आया तो तुम्हारी माँ ने उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। कहा कि तुमने मेरी बेटी के साथ धोखा किया है, अब यहाँ क्या धरा है? मेरी बेटी अब यहाँ नहीं है, बाहर चली गई है, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? यहाँ से तुम जल्दी चले जाओ, वरना धक्के मार के निकाल दूँगी। इतनी ज़्यादा बेइज्जती सहने के बाद भी वो कार्ड छोड़कर चला गया और बोला था कि ये सूचना सारिका को दे देना, लेकिन तुम्हारी माँ के चलते मैं तुम्हें सूचना नहीं दे पाया। तुम्हारी माँ ने मुझे रोक दिया। तो अब किस मुंह से तुम अभिजीत से बात करोगी और अभिजीत तुमसे? इतना कहकर उसके पापा की आंखों में आंसू आ गया। सारिका सारी बात सुनकर कमरे में चली गई। सारिका इन बातों को याद कर कर के बहुत रोई और मम्मी से कहने लगी, मम्मी तुमने ऐसा क्यों किया? भले ही मैं चली गई थी, लेकिन तुमने अभिजीत का इतना अपमान क्यों किया? वो कार्ड ही तो देने आया था। और क्या, गलती तो हमारी ही थी ना। वो तो सच ही बोल रहा था कि उसके पापा की तबीयत खराब है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आकर उसकी इस बात को झूठ समझ बैठी। उसके बाद जब तुमको पता चला कि अभिजीत झूठ नहीं बोल रहा, तो फिर तुमने उसे घर से क्यों इस तरह से जलील करके भगाया? सारिका की माँ कहने लगी, अब जब तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं तो क्यों जाऊँ उसके घर? हमें नहीं जाना किसी अरे गहरे के घर। इस तरह से कहकर सारिका की माँ ने मुँह फुला लिया और किचन में चली गई। सारिका अभिजीत से मिलने के लिए जल बिन मछली की तरह तड़पने लगी। उसने तमाम सोशल मीडिया में अभिजीत को छान मारा जो उसके दोस्त थे, लेकिन वो किसी भी दोस्तों के साथ नहीं जुड़ा था। सिर्फ सारिका को इतना पता था कि अभिजीत बेंगलोर जा चुका है। सारिका अभिजीत से मिलने के लिए दिलो जान से कोशिश करने लगी। दरअसल हुआ यूँ था, अब सारिका अभिजीत से मिलने के लिए जल बिन मछली की तरह तड़पने लगी। वो तमाम सोशल मीडिया में अभिजीत को ढूंढने लगी, लेकिन हर जगह से नाकामयाब रही। उसे अब इतना था कि मुझे अभिजीत से मिलकर माफ़ी मांगना है, लेकिन वो मिले तो मिले कैसे? उसे तो सिर्फ इतना ही पता था कि अभिजीत बेंगलोर चला गया है। दरअसल हुआ यूँ था कि सारिका के जाने के बाद
अभिजीत के पिता भी चले गए। फिर इधर अभिजीत बहुत अकेला पड़ गया। उस शहर में उसका दिल नहीं लगता था। वो उस घर में उसके पापा की यादें आती थी। घर से बाहर निकलता था तो 4 सालों में जो उसने सारिका के साथ समय गुजारे थे वो दिन याद आते थे। अब तो उसका घर और बाहर दोनों जीना हराम हो रखा था। उसने बाहर की कई कंपनियों में अप्लाई कर दिया था कि मुझे कहीं से भी लेटर आएगा तो मैं चला जाऊंगा। भगवान ने उसका साथ दिया। उसे बेंगलोर से नौकरी के लिए लेटर आया और वो बेंगलोर जाने के लिए रेडी हो गया। अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी हम लोग अब बेंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे। माँ ने कहा बेटा हमारा यहाँ सब कुछ है, जान पहचान रिश्तेदार हैं, तो कैसे हम लोग दूसरी जगह जा सकते हैं। माँ अब हमारा इस शहर में कुछ नहीं है। मेरा इस शहर में दम घुटता है। मैं अपने परिवार और सारिका के अलावा इस शहर में किसी को जानता ही नहीं था। ना सारिका रही और ना मेरे पापा रहे। इसीलिए माँ मुझे कहीं और लेके चलो, वरना मैं यहाँ घुट घुट के मर जाऊँगा। माँ ने कहा बेटा ऐसी बातें मत करो। अब इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। तुम जहाँ चाहो वहाँ मुझे लेकर चलो। मैं तुम्हारी खुशी के लिए हर जगह तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। बस तुम अपने आप में इस तरह से दुखी मत हो। ठीक है, सारिका चली गई, तुम्हें सारिका से और कई गुना अच्छी लड़की मिल जाएगी। जो तुम्हें दुख में छोड़कर चली गई वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। तुम उसे भूल जाओ। हाँ माँ, मैं उसे कब का भूल चुका हूँ। अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। इसी तरह से अभिजीत बेंगलोर में शिफ्ट हो जाता है अपनी माँ के साथ और वहाँ पर उसको अच्छी आमदनी, अच्छी पोस्ट मिलती है, अच्छे पैसे मिलते हैं और अच्छा नाम भी होता है। अब वो धीरे धीरे सारिका को भूलने लगा था। तभी माँ कहने लगी कि बेटा तुम शादी दूसरी कर लो, मतलब शादी कर लो। सारिका तो अब तुम्हारी ज़िंदगी में रही नहीं। अभिजीत कहता है माँ थोड़ा और टाइम दे दो, मैं पहले अच्छे से एक अच्छा इंसान बन जाऊँ, इतना कुछ कर लूँ कि मुझे सारिका जैसे कोई लड़की छोड़ के ना जाए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि फिर कोई दूसरी सारिका मुझे छोड़कर चली जाएगी। माँ ने कहा बेटा ठीक है, तुम जैसा चाहो। फिर कुछ ही महीनों के बाद अभिजीत एक दिन अपनी माँ से कहता है माँ अब मैं तैयार हो चुका हूँ। मैंने पापा को तो कोई खुशियाँ दी नहीं। उनका सपना यही था कि वो मेरी शादी देख लें, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी भी खुशी से वंचित नहीं रखना चाहता। तुम अपनी पसंद की कोई भी लड़की ढूंढकर मेरी शादी करवा दो। अब तुम्हारे भी काम करने के इतने दिन नहीं रह गए कि तुम पूरा दिन घर गृहस्थी के काम करो। माँ बहुत खुश होती है और कहती है देखना बेटा मैं तुम्हें सारिका से भी बहुत अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। इस तरह से माँ लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। आखिरकार एक लड़की उसे मिल ही जाती है जिसका नाम सीमा रहता है। अभिजीत अपनी माँ के साथ सीमा को देखने जाता है। वहाँ पर देखता है सीमा बहुत ही खूबसूरत और संस्कारी लड़की है और रहेगी भी क्यों नहीं, अभिजीत की माँ ने जो ढूंढा था। लेकिन अभिजीत सीमा से सारी बातें बताता है। कहता है कि मेरा पिछली ज़िंदगी में मेरे साथ जो हुआ है वो जानना तुम्हारा हक है। मेरे जीवन में भी कोई एक लड़की थी जो मेरे मुसीबत के टाइम पर मुझे छोड़कर चली गई। यदि तुम चाहो तो बिल्कुल आज़ाद हो, मुझसे शादी करने के लिए तैयार भी हो सकती हो, मुझे एक्सेप्ट करना चाहो तो कर सकती हो, या मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में जानने के बाद तुम मुझे मना भी कर सकती हो। तब उस लड़की ने कहा नहीं अभिजीत, तुमने अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताकर मेरे मन में और ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त कर लिया है। अब मैं तुम्हें चाह कर भी मना नहीं कर सकती। हाँ तुम्हारी मर्जी, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो वो भी तुम अभी बता देना, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ दिन पहले तुम्हारी लाइफ में कौन था। इस तरह से सीमा और अभिजीत दोनों मिलने लगते हैं एक दूसरे को जानने और समझने के लिए। इससे अच्छा बेहतर क्या हो सकता है। इस तरह से उन दोनों की लाइफ शुरू होती है। तभी सारिका बेंगलोर में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पर उसे एक दिन दिव्या का कॉल आता है। कहती है कि सारिका मुझे अभिजीत का ऑफिस का पता मिल गया है, तुम चाहो तो वहाँ जाकर अभिजीत से मिल सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम पहले ही अपना नाम बता दोगी तो अभिजीत तुमसे नहीं मिलेगा। अब ये तुम सोचो कि तुम्हें कैसे मिलना है। दूसरे ही दिन सारिका जाती है अभिजीत से मिलने। अभिजीत को
मिलने के लिए वो वहाँ पर बैठे हुए बॉडीगार्ड से कहती है कि अभिजीत सर से मुझे मिलना है, मीटिंग करवा दो, मैं बिजनेस के सिलसिले में आई हूँ। अभिजीत सर को ये बोल देना कि कोई लड़की। बॉडीगार्ड पूछता है कि अपना नाम बताओगे, लेकिन सारिका उस गार्ड को अपना नाम नहीं बताती। तभी गार्ड जाकर कहता है कि अभिजीत सर, कोई लड़की आपसे मिलने आई है, लेकिन वो अपना नाम नहीं बता रही है। अभिजीत उस लड़की को अपने ऑफिस में, मतलब अपनी कैबिन में बुलवा लेता है। देखता है कि सामने सारिका खड़ी है। सारिका गेट खोलने से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसे लग रहा था कि मैं अभिजीत से कैसे बातें शुरू करूंगी, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, अभिजीत बोलता है, मुझे पता था कि जब गार्ड ने बताया कि कोई लड़की है, अपना नाम नहीं बता रही है, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो तुम ही हो। सारिका कहती है, सॉरी अभिजीत, सॉरी, मुझे माफ़ नहीं करोगे क्या? अभी भी तुम गुस्सा हो मुझसे? अभिजीत कहने लगा, मेरा कोई हक ही नहीं है सारिका तुम पर, मैं कैसे तुम पर गुस्सा हो सकता हूँ? तुम्हारे फैसले। सारिका कहती है, अभिजीत, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी माफ़ करोगे। देखो अभिजीत, मैंने जो भी किया सब अपनी माँ की बातों में आकर किया, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं अभिजीत, माफ़ नहीं करोगे? अभिजीत कहता है, सारिका, इन बातों में कुछ नहीं रखा है, अब मेरा ऑफिस में काम भी बहुत ज़्यादा है। इतना कहकर अभिजीत काम में बिजी हो जाता है। सारिका चली जाती है। घर जाकर, मतलब अपने रूम में जाकर सारिका बहुत दुखी रहती है। अब सारिका के जीवन का कोई मकसद ही नहीं। वो अपना ट्रांसफ़र बेंगलोर ही करवा लेती है। काम करना ही उसका एक मकसद हो जाता है। सारिका सोचती है कि मैं अगर अपने जीवन का अंत भी कर दूंगी तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता हैं, उनका पाप भी मुझे लगेगा। अब सिर्फ मेरे जीवन का एक ही मतलब है कि बूढ़े माँ बाप की सेवा करना। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में अब कोई आ नहीं सकता। इस तरह से सारिका ना जाने कैसी कैसी बातें सोचने लगती है। एक दिन सारिका के घर की डोरबेल बजती है। सारिका दरवाज़ा खोलती है तो सामने अभिजीत खड़ा था। अभिजीत को देखकर सारिका चौंक जाती है। अभिजीत कहता है, अंदर आने को नहीं कहोगी क्या? हाँ हाँ अभिजीत, आओ ना, तुम्हारा ही तो घर है। इतना कहकर सारिका पीछे हटती है। अभिजीत घर पे आता है। सारिका के हाथ में कार्ड थमाते हुए कहता है कि सारिका, ये मेरी शादी का कार्ड है, तुम आओगी ना? देखो, इस शहर में एक तुम ही हो जिसे मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने शादी का सबसे पहला कार्ड देने आया हूँ। सारिका कहती है, नहीं अभिजीत, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ये सब कुछ नहीं देख पाऊँगी, मैं नहीं आऊँगी। तुम्हारी मर्जी सारिका, मैं कार्ड दे के जा रहा हूँ, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर पाऊँगा। अभिजीत चला जाता है। तीसरे ही दिन अभिजीत की शादी रहती है। सारिका अपने आप को रोक नहीं पाती और अभिजीत की शादी में पहुंच जाती है। स्टेज में सबसे आगे खड़ी होती है, जहां से अभिजीत और सीमा उसे अच्छे से दिख रहे थे। अभिजीत भी सारिका को देखकर उसको जयमाला डालने के टाइम में उसके हाथ कांपने लगते हैं। बार बार सारिका की तरफ देखता है। सीमा को समझते टाइम नहीं लगती। सीमा कहती है, क्या यही वो सारिका है जिसे तुम बहुत प्यार किया करते थे? अभिजीत हाँ में सिर हिला देता। सीमा देखती है कि अभिजीत के हाथों की माला इस तरह से कांप रही थी कि जैसे अभिजीत से संभाली ही ना जा रही हो। सीमा समझ जाती है कि इसके दिल में अभी भी सारिका के लिए ही जगह है। वो कहती है, अभिजीत, एक मिनट। सारिका को इशारा करके अपने स्टेज में बुला लेती है। अभिजीत, तुम्हारे कांपते हुए हाथ ये बता रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम मेरे गले में जयमाल डालो। तुम्हारे जीवन की डोर सारिका के साथ ही बंधी हुई है। ये है तुम्हारी सारिका, जल्दी करो, इसके गले में जयमाल डाल दो। सारिका, संभालो अपने अभिजीत को, जल्दी करो, मेरे रिश्तेदारों को कुछ समझ में आए और कोई लफड़ा तैयार हो जाए, इससे पहले तुम दोनों एक दूसरे के हो जाओ। अभिजीत सारिका के गले में जयमाला डाल देता है। सारिका भी अभिजीत के गले में डाल देती है। दोनों वहीं स्टेज पर एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीमा ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि कुछ भी हो, मैंने एक प्रेमी जोड़े को मिला दिया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो आप लोगों की ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।